ठीक है, तो अभी तक हमने जो बातें पढ़ी हैं मैं उसको थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ, फिर हम अगला न्यूमेरिकल करेंगे। एक साउंड पैदा होती है वाइब्रेशन के ज़रिए, ये हमने पढ़ लिया। जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तो उसकी वाइब्रेशन के नतीजे में हवा में कंप्रेशन और रेरिफिकेशन के कॉलम्स डेवलप हो जाते हैं। ये कंप्रेशन के कॉलम सफ़र करते हैं और किसी भी कान से टकराते हैं, कान के पर्दे को दबाते हैं और वो भी वाइब्रेट करने लगता है, उससे हमें सुनाई देता है। ठीक है, अच्छा, दो जो कॉलम के दरमियान फासला है उसको क्या कहते हैं आप? उस साउंड की वेवलेंथ। और एक सेकंड में जितने कॉलम बन रहे हैं उसे क्या कहते हैं आप? फ्रीक्वेंसी। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? वेलोसिटी, लैम्डा इंटू एल। ये बात आपको जहन में रखनी है। ठीक है, इसकी बुनियाद पर हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं पेज नंबर 28 पर, वर्ड एग्जाम्पल 1। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, गौर से देखें आप लोग। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलो हर्ट्स एंड वेव लेंथ 25 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 11.5 किलोमीटर? सही है, 11.5 किलोमीटर सफ़र तय करने में वो कितना फासला तय करेगी? सॉरी, कितना टाइम लेगी? हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है? टाइम लेना। तो सवाल समझ लें। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, ऐसे साउंड वेव डेवलप हो रही है। सही है, ऐसे साउंड वेव डेवलप हो रही है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 किलो हर्ट्स। क्या मतलब? 6000 हर्ट्स। 6000 हर्ट्स का मतलब है 6000 साइकिल पर सेकंड। और इसका क्या मतलब है? एक सेकंड में 6000 ये कॉलम बन रहे हैं, रेरिफिकेशन के या कंप्रेशन के। ऐसी आवाज़ पैदा हो रही है 6000। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात बता दी। फिर बताया कि जो लैम्डा है दोनों के दरमियान वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। यानी इन कॉलम्स के दरमियान जो फासला है वो 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब ये वेव चल रही है, इसको फासला कितना तय करना है? कह रहे हैं 11.5 किलोमीटर। कितने टाइम में तय करेगी? टाइम मालूम करना है। हाँ, 1.5 है, 11.5 है। 1. किसी किताब में 11.5 है। ट्रेवल का एल है। अच्छा, ट्रेवल का एल है, इसकी वजह से मुझे भी 11.5 लग रहा है। तो ये 11.5 नहीं है, बल्कि क्या है, ये एल मिटा दिया मैंने ट्रेवल का। सही है, 1.5। सवाल समझ में आया क्या? कैसे पता चलता है सवाल समझ में आया? जब आप उसको अपनी वर्डिंग में बता सकते हैं। कोई बता सकता है? आवाज़ चल रही है, पैदा हो रही है, जो फ्रीक्वेंसी 6000 हर्ट्ज से हो जा रही है और उसके 6000 दोनों कॉलम बन रहे हैं एक सेकंड में। ठीक है, और जो लैम्डा है वो 25 सेंटीमीटर, यानी दोनों कॉलम्स के दरमियान का फासला 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसका टाइम कितना लिया ये बता। 1.5 किलोमीटर फासला उसको तय करना है, आवाज़ को 1.5 किलोमीटर जाना है, कितना टाइम लेगी? और कोई बच्चा लड़कियों में से? जब तक आप सवाल को अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, आपको सवाल समझ में नहीं आया। सवाल सादा सा ये है कि कोई आवाज़ पैदा हो रही है। फ़र्ज़ करो वो आवाज़ पैदा करने वाली चीज़ क्या है? कोई चिड़िया बोल रही है। अब वो जो बोल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 किलो हर्ट्स। एक सेकंड के अंदर जो वाइब्रेशन डेवलप हो रहे हैं वो 6000 हो रहे हैं। अब वो वाइब्रेशन निकल गए और हवा में जा रहे हैं, कॉलम्स बन गए बहुत सारे, जा रहे हैं। सही है, तो दो कॉलम के बीच का दरमियान फासला कितना है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। और इस आवाज़ कितनी देर दूर तक जा रही है? 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर तक जा रही है। कितना टाइम लेगी? ये सवाल है। क्लियर हो गया? चलें अब इसका हम डेटा बनाते हैं। डेटा क्या है इसका? सादा सा क्या क्या दिया हुआ है आपको? सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, कितनी?
6 किलो हर्ट्ज़। इसको आप बना लें हर्ट्ज़, तो किलो की जगह आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन गया 6000 हर्ट्ज़ हो गया। ठीक है, आगे चलें। उसका जो लैम्डा है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, मीटर बनाना पड़ेगा। 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 0.25 मीटर। और हमको कहा गया वो फासला कितना तय कर रही है, डिस्टेंस उसका जो है वो कितना है 1.5 किलोमीटर। इस 1.5 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या बन गया 1500 मीटर। ये बात क्लियर हो गई। मालूम क्या करना है, टाइम मालूम करना है, कितने टाइम में वो वहाँ पहुँचती है। सही है। तो स्पीड क्या है पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो साउंड की स्पीड भी निकालनी है एक्चुअली। असल में स्टडी दी है कि अगर स्पीड निकल जाए तो ऐसा पॉइंट टी किसके बराबर होता है, और टाइम हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो v किस तरह निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो वी नो दैट, क्या जाते हैं हम, वी नो दैट v बराबर होता है f इंटू लेमडा के। f कितना है 6000, लेमडा कितना है 0.25। 0.25 को 6 से ज़रब दो, 25 के 150, 1 2 3 ऐसे आ गए, 1 2 3 ऐसे आ गए, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है। तो स्पीड निकल गई 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, टाइम। हम जानते हैं कि v किसके बराबर होता है, ऐसा पॉन t को यहाँ ले जाओ, v को वहाँ ले आओ। तो t बराबर है किसके, ऐसा पॉन v के। s की जगह क्या लिखेंगे, s कितना है 1500 लिख दिया, और t इसकी जगह v की जगह क्या लिखेंगे 1500। तो दोनों 1500 से 1500 कट गया, जवाब क्या आ गया 1 सेकेंड। ये जवाब है। उतारिए। एग्जाम्पल कौन सी थी, है एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर बोले, पेज नंबर क्या 28। ये उतार लीजिए, ऑफ करें। ठीक है, फैक्टर दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। क्या मतलब, जब साउंड चलती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसकी स्पीड होती है। वो स्पीड, उसकी स्पीड पर कुछ चीज़ें असरअंदाज होती हैं। वो चीज़ें क्या हैं, वो 2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से साउंड की स्पीड मुतासिर होती है, या तो ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है। उसमें से पहला इफेक्ट है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। ये जो मैं कल आपसे कह रहा हूँ ना 320 330 जो मीटर पर सेकंड होती है, वो उसकी स्पीड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी अगर हमारे यहाँ का टेम्परेचर 0, सर्दी हो, सख्त टेम्परेचर कितना हो, तो हवा के अंदर सर्दी होगी, उस वक्त जो आवाज़ जाएगी उसकी स्पीड कितनी होगी 331। बाज़ किताबों में 31 32 भी लिखा है, 330 331 332। ठीक है, ये उसकी स्पीड होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर अभी है हमारा, अभी लगभग तकरीबन 30-32 टेम्परेचर है, तो अब आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होगी। आवाज़ की स्पीड टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है, ज़्यादा तेज़ जाती है आवाज़। अब सवाल ये कि टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड क्यों बढ़ती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है हवा का तो ज़्यादा एनर्जी आ जाती है हवा में, और हवा के मालिक्यूल जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़रा कम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि उनमें एनर्जी आ जाती है धूप की वजह से, रोशनी की वजह से, तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है आपको। टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से हवा के मालिक्यूलों में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट हो सकते हैं। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, उसकी वजह से जब वो वाइब्रेट ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं तो आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचा सकते हैं। जल्दी पहुंचाने का मतलब
उनकी स्पीड क्या हो गई, तेज़ हो गई। तो इसके लिए जो बुनियादी फार्मूला है आपके पास स्पीड के असरात का, वो बराबर है 331 अंडर रूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273 केल्विन। ये है वो बुनियादी फार्मूला जिससे आप डिफरेंट टेम्परेचर पर स्पीड निकाल सकते हैं साउंड की। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, और ये क्या है, माहौल का टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। दोनों क्या हैं, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम किया जाए, इसका मतलब सर्दियों में जो आप बोल रहे हैं उसकी स्पीड कम है, बोलने की नहीं, आवाज़ के जाने की। गर्मियों में जो आपकी आवाज़ आ रही है तेज़ जाएगी, जल्दी पहुंचेगी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये जो ये के लिखा और ये जो टेम्परेचर लिखा है, याद रखिए ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिखते, ये लिखते हैं केल्विन में। टेम्परेचर का एक यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड, एक यूनिट होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक यूनिट होता है डिग्री केल्विन। ये 9th क्लास में जब मैंने आपको हीट का चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ मैंने ये बात डिटेल से समझाई थी। टेम्परेचर को 3 तरह से नापते हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड में और एक डिग्री फ़ारेनहाइट में और एक डिग्री केल्विन में। ये केल्विन क्या है, ये एक साइंसदान का नाम है, ठीक है। उस आदमी ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर मालूम किया था। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जब आप डिग्री सेंटीग्रेड में बात करते हैं तो भी आप बर्फ़ की बुनियाद पर बात करते हैं। बर्फ़ के टेम्परेचर को क्या माना है, 0, और खोलते हुए पानी के टेम्परेचर को क्या मानते हैं, 100। इसकी बुनियाद पर थर्मामीटर बनाते हैं, तो उसे कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर। और अगर बर्फ़ के टेम्परेचर को आप 32 मान लें और खोलते हुए पानी के टेम्परेचर को 212 मान लें, तो अब उसके बुनियाद पे जो थर्मामीटर बनता है उसे आप क्या कहते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों तो बर्फ़ की बुनियाद पर और खोलते हुए पानी की बुनियाद पर सोचे गए, सही है। हकीकत में आप कैसे गर्मी को बताएंगे कि कितनी गर्मी हो रही है, उसके लिए एक साइंसदान थे, उनका नाम था केल्विन, सही है। उन्होंने एक नतीजा निकाला था। वो नतीजा क्या निकाला था, गौर से सुनिए। उन्होंने असल में ये उन्होंने जो तजर्बात किए थे वो किए थे गैस को ठंडा करने पर। गैस ली, गैस को ठंडा कर रहे हैं और ठंडा करें और ठंडा करें। जब गैस को ठंडा करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम। जब गैस को ठंडा करते हैं उसका वॉल्यूम, और जब गैस को गर्म करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। यानी चार्ल्स का कानून, टेम्परेचर बढ़ा दो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम कर दो तो वॉल्यूम कम होगा। ये एक्सपेरिमेंट वो करने के बाद जब उसने सारे गैसों के ग्राफ हासिल किए, यहाँ पर उसने क्या रखा हुआ है, वॉल्यूम, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, जो टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम, टेम्परेचर ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा। उसने एक हाइड्रोजन गैस का एक ग्राफ हासिल किया ऐसे। फिर उसने एक ग्राफ हासिल किया मिसाल के तौर पर किसी और गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो ये वाला ग्राफ आया, सही है। जब उसने मुख्तलिफ़ किस्म के गैसों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए कि वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के ग्राफ हासिल किए और सारे ग्राफ एक ही जगह प्लाट किए, तो एक अजीब व गरीब हकीकत उसके सामने आई। वो हकीकत ये आई कि ये जितने भी ग्राफ हैं, जो कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, ये सारे के सारे ग्राफ जहाँ आके मिल रहे हैं वो एक ही जगह है। ये एक हैरत अंगेज़ बात सामने आई। यानी जब आप सारी गैसों को टेम्परेचर के लिहाज से और उनके वॉल्यूम के लिहाज से चेक करते हो और उनके क्या बनाते हो, तो उस ग्राफ को पीछे अगर लेके जाएं तो वो कहाँ से फूटते हुए नज़र आते हैं। वो टेम्परेचर ये 0 है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे चल रहा है, यहाँ पे माइनस में चल रहा है, -1 -2 -3 -4 माइनस का 273।
ये तो एक अजीब बात आ गई ना कि दुनिया का सबसे जो कम टेम्परेचर हो सकता है वो क्या हो सकता है, माइनस का 270। इससे नीचे का टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम माइनस में चला जाएगा, वॉल्यूम माइनस में जा सकता है, यानी गैस ज़ीरो हो जाए, ये तो समझ में आती है, लेकिन गैस माइनस में वॉल्यूम चला जाए, ये समझ में। तो यहाँ से उसने ये बात अखज़ की कि दुनिया का जो सबसे कम टेम्परेचर है वो कितना है, माइनस का 273। इससे कम टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट। इसको क्या कहा जाता है, जब आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो कितने बनते हैं, 273 बनते हैं, यानी हमारा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो केल्विन में कितना होगा, वो 273 होगा। इसका मतलब है डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को केल्विन बनाने के लिए उसमें जमा करना पड़ता है क्या, 273। हमारा अगर 5 डिग्री है तो केल्विन का कितना होगा, 273 ये और 5 ये, 278 होगा। हमारा अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन का कितना होगा, 273 ये और 20 ये, 293 होगा। ये बात क्लियर हो गई। डिग्री सेंटीग्रेड जितने भी हों उसमें कितने जमा करना पड़ते हैं, 273, तो क्या बन जाता है, डिग्री केल्विन। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस फार्मूले में जो टेम्परेचर आपको रखना है वो किस में रखना है, डिग्री केल्विन में रखना है। और ये भी जो लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है, डिग्री केल्विन में लिखा है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आवाज़ की स्पीड पर टेम्परेचर के क्या असरात हैं उनका मुताल्ला कर रहे हैं। जो बात नतीजे के तौर पर निकली वो क्या निकली, वो ये निकली कि सर टेम्परेचर के बढ़ाने से आवाज़ की स्पीड बढ़ जाती है।